Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Abdullah and you are watching Legal Queries. आज का हमारा टॉपिक है जी अगेन वेरी इम्पोर्टेंट लेक्चर अबाउट डाइंग डिक्लेरेशन, जिसे उर्दू में हम नज़ाई बयान भी कहते हैं। नज़ाई बयान से मुराद या डाइंग डिक्लेरेशन से मुराद कि एक मरते हुए आदमी की गवाही। तो अगर हम एक जनरल व्यू देखें कि जनरल प्रिंसिपल देखें, तो जनरल प्रिंसिपल तो हमें ये कहता है कि हेयर से एविडेंस इज़ नॉट एडमिसिबल, कि जो सुनी सुनाई बातें हैं उनका सबूत नहीं दिया जा सकता। तो इस जनरल प्रिंसिपल की आगे 8 एक्सेप्शंस हैं जो आर्टिकल 46 में डिटेल से दी गई हैं। हम उन 8 को थोड़ा थोड़ा उनका टच करेंगे, बाकी हमारा जो मेन फोकस होगा वो 46 सब क्लॉज 1 पे होगा, जिससे मुराद के डाइंग डिक्लेरेशन। तो वही बात अगर जनरल रूल देखें तो हेयर से एविडेंस इज नॉट एडमिसिबल, बट इन आर्टिकल 46 देयर आर 8 एक्सेप्शंस ऑफ दिस जनरल रूल। अब हम देखेंगे कि वो 8 एक्सेप्शंस कौन सी हैं। आर्टिकल 46 ये कहता है कि अ स्टेटमेंट रिटन और वर्बल ऑफ रेलेवेंट फैक्ट्स मेड बाय अ पर्सन हु इज डेड, जो मर चुका है, कैन नॉट बी फाउंड, जो गुमशुदा है, जो मिसिंग है, जिसका किसी किस्म का भी कोई सुराग नहीं मिल रहा। एंड नंबर 3, हु हैज़ बीन इनकैपेबल ऑफ गिविंग एविडेंस, कि जो परमानेंटली डिसेबल्ड है, जो कि अपाहज हो चुका है, जो कोर्ट में नहीं आ सकता। एंड नंबर 4 पे है हुज अटेंडेंस कैन नॉट बी प्रोक्योर्ड विदाउट अनरीजनेबल डिले और एक्सपेंस, कि वो बंदा जो आउट ऑफ कंट्री है, अगर उसे बुलाया जाए तो काफ़ी टाइम भी लग जाएगा और एक्सपेंसिव भी साबित होगा। फॉर एग्जांपल, अगर कोई डिस्प्यूट चल रहा है 50,000 रुपये का और उस बंदे की गवाही जो है वो रेलिवेंट है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो मुल्क से बाहर है और उसके आने की जो टिकट है वो 5 लाख रुपए की है, तो फिर उसे नहीं बुलाया जाएगा। तो आगे लिखा है जी इज रेलिवेंट अंडर दी फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस, कि इन 4 बंदों के हवाले से दी गई गवाही, इन 4 बंदों की तरफ से दी गई गवाही वो काबिल कबूल होगी इन फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस। अब हम देखेंगे कि वो 8 एक्सेप्शंस कौन सी हैं। नंबर 1 है जी व्हेन इट रिलेट्स टू कॉज ऑफ डेथ, यानी कि डाइंग डिक्लेरेशन, जो हमारा आज का टॉपिक है। और नंबर 2 व्हेन इट इज द मेड इन कोर्स ऑफ बिजनेस। एंड नंबर 3 व्हेन इट इज अगेंस्ट द मेकर। नंबर 4 व्हेन इट गिव्स ओपिनियन एज टू पब्लिक राइट और कस्टम। एंड नंबर 5 व्हेन इट्स रिलेट्स टू एग्जिस्टेंस ऑफ रिलेशनशिप। एंड नंबर 6 व्हेन इट इज मेड इन विल ऑन डीड रिलेटिंग टू फैमिली अफेयर्स। And number 7 when it is in document mentioned in article 27A. And number 8 when it is made civil persons and expresses feelings relevant to matter in question। ये 8 चीज़ें जनरल रूल की एक्सेप्शन है, लेकिन हमारा आज का टॉपिक ये वाला है कि डाइंग डिक्लेरेशन। अब ये बाकी जो 7 एक्सेप्शन है ये इंशाल्लाह हम अपने लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आज का हमारा जो टारगेट है वो डाइंग डिक्लेरेशन है। अब हम देखेंगे कि व्हाट इज़ डाइंग डिक्लेरेशन। तो अगर हम इसके हवाले से एक केस लॉ देखें तो वो ये कहता है कि 1995 PCR LJ 179 ये एक केस लॉ है जो डाइंग डिक्लेरेशन की हमें डेफिनेशन बताता है। इसकी डेफिनेशन ये है कि इट इज़ अ स्टेटमेंट मेड बाय अ पर्सन एज टू कॉज ऑफ हिज डेथ और द सर्कमस्टांसेस रिजल्टिंग इनटू हिज डेथ, कि एक मरते हुए बंदे की ऐसी स्टेटमेंट जिसमें वो
अपनी काज ऑफ डेथ के बारे में बताता है या वो ऐसे हालात बयान करता है जिसके नतीजे में उसकी डेथ हुई, जो उसकी डेथ का बायस बने। उसके अलावा अगर हम इसके एसेंशियल्स की बात करें तो वो ये है कि नंबर 1 है कि रिगार्डिंग कॉज ऑफ डेथ, कि वो कॉज ऑफ डेथ के मुतालिक होना चाहिए। एंड नंबर 2 डेथ बिकॉज ऑफ मर्डर, कि जो डेथ है वो मर्डर की वजह से हुई हो। एंड नंबर 3 डेथ ऑफ डिक्लेरेंट, कि जो बंदा स्टेटमेंट मेकर है उसकी अपनी डेथ के मुतल्लिक होना चाहिए। एंड नंबर 4 कॉम्पिटेंसी। अब इसकी कॉम्पिटेंसी ये है कि डाइंग पर्सन जो कि मर रहा है। एंड नंबर 2 रिकॉर्डिंग पर्सन, जिसने रिकॉर्ड किया। एंड नंबर 5 कंप्लीट, कि ये कंप्लीट होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर कोई बंदा ये कहता है कि उसने मारा, ओ भाई किसको मारा, किसने मारा, क्यों मारा, ये कंप्लीट होना चाहिए। एंड नंबर 6 पे आई वॉलंटरी, कि ये विदाउट एनी अनड्यू इन्फ्लुएंस हो, कि ये किसी के दबाव में आकर नहीं होना चाहिए। अब फॉर एग्जांपल अगर कोई बंदा मरते वक्त ये कहता है कि ए ने बी का कर्जा देना है, और भाई ये रेलिवेंट नहीं है, ये सिर्फ उसकी अपनी जो डेथ है उसके बारे में होना चाहिए। तो इसके अगर हम इसके ना हवाले से एक बड़ी बेतुकी सी जजमेंट आई थी 1925 में, पहले वो देखते हैं कि वो क्या कहती है इसके बारे में। उस बेतुकी जजमेंट की तरफ जाने से पहले हम देखेंगे कि इसका प्रिंसिपल क्या है, इसका समझने के उसूल क्या है, किन ग्राउंड्स की बेसिस पे इसे रेलिवेंट करार दिया गया। तो ये एक मैगज़ीन है नेमो मोरिट्रस पैरासीमीटर मेंटाइन, दैट मीन्स डाइंग पर्सन डज नॉट टेल अ लाई, कि एक मरता हुआ आदमी कभी भी झूठ नहीं बोलता। तो इस ग्राउंड पे ये इसको रेलिवेंट तस्वुर किया गया। तो मैं आपसे बात कर रहा था कि एक इस हवाले से एक बड़ी बकवास जजमेंट थी, तो वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। तो वो ये है कि AIR 1925 लाहौर 579, और ये जजमेंट ये थी कि डाइंग डिक्लेरेशन ऑफ इनहेबिटेंट ऑफ पंजाब कैन नॉट बी मेड बेसिस ऑफ कन्विक्शन, कि पंजाब के लोगों की डाइंग डिक्लेरेशन की बेस पे किसी को भी सज़ा नहीं दी जा सकती। और भाई ये क्या बेगैरती है। तो ये थोड़ी देर चली, बाद में इसे समझ लें कि कलअदम करार दिया गया और इसको जो डिलीट कर दिया गया। तो ये एक समझ लें कि एक मैंने थोड़ा सा शुगर के तौर पर आपके साथ ये शेयर किया। और अब हम देखेंगे कि फॉर्म्स क्या होंगी इसको रिकॉर्ड करने की। इनमें नंबर 1 है कि रिटन भी हो सकता है, ओरल भी हो सकता है, बाय जेस्चर्स मतलब के इशारों से भी हो सकता है, एंड बाय मॉडर्न डिवाइसेस। उसके अलावा हु कैन रिकॉर्ड, इसे रिकॉर्ड कौन करेगा। नंबर 1 है कि मजिस्ट्रेट रिकॉर्ड कर सकता है, पुलिस वाले भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, डॉक्टर भी रिकॉर्ड कर सकता है, एंड एनी अदर पर्सन हु इज competent under Article 3 of USO that who may testify. Now who is समझ लें कि who is understand the answer and give rational and proper answer related to that question. तो उसके बाद हम इसकी फर्दर देखते हैं कि ये क्या कहता है हमें, कि इसकी एडमिसिबिलिटी के हवाले से एक केस लॉ लिख लें 2001 PCR LJ 1014 पेज नंबर 1014, कि ये एडमिसिबल है, इसकी कानूनी वैल्यू कितनी है। और नंबर 2 इसकी एविडेंशियली वैल्यू के लिए एक और केस लॉ लिख लें 2007 SCMR 1825। ये केस लॉ कहता है कि इट्स वीक पीस ऑफ एविडेंस, कि ये एक कमज़ोर एविडेंस है, बिकॉज ओरिजिनल डिक्लेरेंट इज नॉट अवेलेबल, क्योंकि ये जो जिस बंदे ने ये स्टेटमेंट दी है वो मर चुका है,
वो नहीं है, तो इसलिए ये एक वीक पीस ऑफ एविडेंस है। उसके अलावा अगर हम इसके हवाले से थोड़ा सा डिफरेंस देखें इन कंपेटेंट टू इंग्लिश लॉ, तो वो ये कहता है कि पाकिस्तानी कानून इसके बारे में ये कहता है कि एक्सपेक्टेंसी ऑफ डेथ इज़ नॉट नेसेसरी, कि मरने की तवक्का जो है इसके लिए ज़रूरी नहीं कि अगर बंदे को ये लगता है कि मैं मर जाऊंगा ये उसी सूरत में देगा, बल्कि वैसे भी दे सकता है। लेकिन इसके लिए, इसकी रेलिवेंसी के लिए, इसकी अहमियत बढ़ाने के लिए मरना जो है वो कंपलसरी है। अगर कोई बंदा बच जाता है तो फिर ये वाली स्टेटमेंट किसी काम की नहीं, ये सिर्फ एज ए सर्कमस्टांशियल एविडेंस काम आएगी। उसके बाद रेलिवेंट इन बोथ सिविल एंड क्रिमिनल केसेस, कि पाकिस्तान में ये सिविल केसेस पर भी एप्लीकेबल है और क्रिमिनल केसेस पर भी एप्लीकेबल है। तो इंग्लिश लॉ में अगर देखें तो वो कहते हैं कि भाई एक्सपेक्टेंसी ऑफ डेथ इज नेसेसरी, कि अगर कोई बंदे को कंफर्म है कि मैंने मर ही जाना है तो फिर उसी सूरत में ये रेलिवेंट होगी। और नंबर 2, रेलिवेंट ओनली इन क्रिमिनल प्रोसीजर। वो इंग्लिश लॉ में डाइंग डिक्लेरेशन का सिविल सूट्स में कोई किसी किस्म का भी ताल्लुक नहीं है। तो ये था जी हमारा आज का टॉपिक। आई होप कि आपको समझ आया होगा। तो बाकी जो इसके साथ एक्सेप्शन हैं वो इंशाल्लाह हम अपने फर्दर लेक्चर में, अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल्स डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।